नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आप सबका स्वागत करता हूं। आज एक स्पेशल वीडियो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। ये वीडियो कंपैरिजन है एलोपैथिक ट्रीटमेंट और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने मुझे इसके बारे में पूछा था। मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूं आप लोगों को किस कदर एलोपैथिक ट्रीटमेंट किया जाता है और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कैसे उससे बेहतर होता है। वो तमाम पहलू मैं आपके सामने खोल के रखूंगा, आपका खून खौल उठेगा। जब ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है। मैं एक एक एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा, मोस्टली 4 से 5 एग्जाम्पल आपके सामने पेश करूंगा, जिससे आप देखेंगे एलोपैथी मीन्स जो बीमारी और दवाई में कोई सामंजस्य ही नहीं रहती। नॉर्मली जैसे पसंद हुआ दे दीजिए, काम किया तो ठीक, नहीं तो इट्स ओके। लोग भी इसको समझ नहीं पा रहे। लोगों के अंदर जो अवेयरनेस होनी चाहिए वो भी नहीं है। उनको भगवान समझने लग जाते हैं, न जाने क्या क्या समझने लग जाते हैं। जो लोग वो कहें ब्रह्म वाक्य, और हम होम्योपैथिक हो चाहे आयुर्वेदिक फिजिशियन हो, जो कहे कोई उसका फर्क नहीं पड़ता। कुछ हद तक हम खुद उसके जिम्मेदार हैं। एक होम्योपैथिक डॉक्टर, उसके पास एक परफेक्ट डिग्री होने के बावजूद उसका कोई कदर नहीं है, उसका भी अलग पहलू है। वो हम पार्ट 2 में चर्चा करेंगे, क्यों कदर नहीं है। पहले मैं आज इस पार्ट 1 वाले सेक्शन में बात करेंगे कि डायग्नोसिस एलोपैथिक और होम्योपैथी का कैसे डिफरेंस होता है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने पेश करूंगा। अभी मेरे पास 2 दिन पहले एक केस आया था। बच्चा है 12-13 साल का, जिसके पैरों में ट्यूमर हुआ था। हेमांजियोमा बोलते हैं, जहां पर ब्लड वेसल में ट्यूमर हो जाता है। वहां पर बिना कोई सोचे समझे उसको जो बायोप्सी कर दिया गया, एफएनएसी कर दिया गया, फिर उसके बाद तुरंत उसको हड़बड़ाहट में उसको सर्जरी करवा दिया गया। फिर बाद में पता चला कि ये ट्यूमर था पहले, अभी कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो गया। उसकी जिंदगी पूरा बर्बाद। अभी वो कुछ भी नहीं कर सकता, मौत को सिर्फ इंतजार कर रहा है वो लड़का। उसके पैरों में अभी भी ट्यूमर है, काफ मसल्स में। वो मेरे पास आया था, लेकिन अभी होम्योपैथी में कुछ नहीं हो सकता। शायद वो पहले आता तो उसका कोई इलाज होता। ट्यूमर के लिए बहुत सारे मेडिसिन है, कैल्किरा कार्ब, थूजा, फाइटोलेका डिकेंड्रा, कोनियम मैक, कार्बोनिमालिस, ऐसे बहुत सारे मेडिसिन हैं। अच्छा किया जा सकता है, लेकिन लोग नहीं जानते, एलोपैथी के चंगुल में फंस जाते हैं और वो लोग तुरंत एफएनएसी बायोप्सी वगैरह कराकर उनकी सर्जरी करने को सलाह दे दी जाती है, और उसका नतीजा ये भुगतना पड़ता है। ट्यूमर छेड़छाड़ के कारण कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों से मेरे पास यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। आप लोगों को पता होगा क्यों यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो रहा है। डॉक्टर की और नर्सेस की जो अटेंडेंट है, उनकी जो मतलब बोलते हैं ना कैजुअल, इतने कैजुअल हो जाते हैं वो लोग। आमतौर पर अगर किसी को सर्जरी होता है तो उनका यूरिन पास करने के लिए वहां पर कैथेटर दिया जाता है। जब वो निकालते हैं तो इस कदर बेखबर होकर उसको निकालते हैं, वहां पर सिकुड़ जाता है, स्ट्रक्चर हो जाता है, मुड़ जाता है, और उसके बाद वो बेचारा जिंदगी भर तड़पता रहता है। यूरिन ठीक से नहीं हो पाता, टप टप करके होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में होता है, और इसका कोई इलाज नहीं है उनके पास। कुछ हद तक कुछ पेन किलर्स और यूरिन बार बार करने वाली दवाइयां देते हैं, फिर उसके बाद कैटेटर यूज करने को बोलते हैं, फिर डायलिटेशन करने को बोलते हैं, न जाने क्या क्या तामझाम करते रहते हैं, लेकिन नो सॉल्यूशन। इसका भी होम्योपैथी में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इलाज होता है। इनकी जो गैर जिम्मेदाराना हरकत के वजह से लोग परेशान होते हैं, और अंत में हम होम्योपैथिक डॉक्टर को पास जब ये केसेस आते हैं तो वो खतरा उठाना पड़ता है। और एक केस मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। मुझे कल ही कॉल आया था, एक इंसान दिल्ली से है। ऐसे और भी कॉल्स आए थे, लेकिन उन्होंने मुझे वही चीज कहा कि उनका अल्कोहलिज्म का हैबिट था। उसको कुछ ऐसी एलोपैथिक की दवाई दी गई जिसका लत छुड़ाने के लिए वो डिप्रेशन के शिकार हो गए। वो दवाइयां ऐसे क्या है, ऐसी कौन सी दवाइयां हैं जो देने के बाद उनका
जो लत है वो तो कुछ हद तक छूट जाता है, लेकिन वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। वो बेचारा ओसीडी के शिकार, जो एंजाइटी उसका स्टार्ट हो गई, जॉब छोड़ दिया उसने, उसके वाइफ के साथ उसका झगड़ा हो गया, अभी उनके तलाक के कगार पर है उनका रिलेशनशिप। इसके जिम्मेदार कौन है? कौन है इसके जिम्मेदार? शराब है या शराब को छुड़ाने के लिए जो ट्रीटमेंट लिया गया वो है? ये तो सोचना पड़ेगा। ऐसे कई केसेस है हमारे पास। 10-12 दिन पहले मेरे पास एक केस आया था ऑनलाइन ट्रीटमेंट को, जो उसको बिलियरी जो वोमिटिंग होती थी, जो बाइल की वोमिटिंग कंटिन्यूसली होती थी। एक 40-42 साल के एक औरत है, मेरे पास केस आया था, लेकिन वो फेल्यूर हो गया, उसका सक्सेस नहीं मिला। कंटिन्यूसली उनको बाइल की वोमिटिंग होती थी। क्यों? जब हमने उनका कारण पता किया, जब मैंने केस टेकिंग किया, तो पता चला कि उनका गॉल ब्लैडर को निकाल दिया गया था। और आपको पता है बाइल स्टोर हाउस होता है गॉल ब्लैडर, उसको अगर हम अब्रप्टली निकाल दे, गॉल स्टोन का प्रॉपर इलाज उनके पास नहीं है, हमारे पास है। थोड़ा वक्त लगता है, लोग नहीं जानते, तुरंत जाते हैं उनके पास, वो लोग निकाल देते हैं उसका। बाइल स्टोर होगा, कहां पे स्टोर होगा? वो लोग बोलते हैं कि उसके कोई जरूरत ही नहीं है। अरे भाई, जब जरूरत नहीं है तो भगवान ने उसको क्यों दिया? मजाक में दिया है, खेल खेलने के लिए दिया है? क्यों दिया है? क्या जरूरत थी उसको देने के लिए? कोई जरूरत नहीं थी। आप भगवान की या खुदा की जो बनावट है उसके साथ खेल खेल रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, उसको निकाल रहे हैं। उसका इलाज करिए। जो स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका इलाज करिए। स्टोन कैसे निकाला जा सके, उसका इलाज करिए। या आपके पास नहीं है तो आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक जिनके पास है उनके पास आप भेजिए। क्यों उसके जबरदस्ती गॉल स्टोन, उसका गॉल ब्लैडर निकाल रहे हैं आप? वो बेचारी औरत कंटिन्यूसली उनका बाइल वोमिटिंग हो रहा था, पूरा सीरियस कंडीशन में थी, और अभी शायद उन्होंने मुझे कॉल भी नहीं किया, हॉस्पिटल में एडमिट है वो। मैंने 2-3 बार उनसे हालात पूछे, उनसे हालात अपने डिस्कशन किया, लेकिन वो बोली कि अभी तो कुछ नहीं हो सकता, पूरा सीरियस कंडीशन में आ गया था उनका। जब से उन्होंने गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन किया, गैस्ट्राइटिस, हाइपर एसिडिटी और वो तमाम प्रॉब्लमें शुरू हो गई उनकी। ऐसे हजारों केसेस है। ये डायग्नोसिस एलोपैथी का अगर सही है तो ये तमाम प्रॉब्लम क्यों होती है, इसमें गलती किसकी है, ये सोचनी बात है। मैं हमेशा नहीं बोलता कि एलोपैथी गलत है। एलोपैथिक साइंस बहुत ही अच्छी तरह काम करती है, बहुत से ऐसे चीज में काम करती है, सर्जिकल चीजें होती है, हर्निया है, हाइड्रोसिल है, कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट बॉडी में चला गया है, कोई इमरजेंसी हुई है, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, किसी को एक्सीडेंट हुआ है, कोई ऐसी लास्ट परिस्थिति है, तो उस कंडीशन में आप एलोपैथी यूज कीजिए। सर्जिकल कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं। जिंदगी का खतरा है तो आप यूज कर सकते हैं इमरजेंसी में, मैं मना नहीं करता। लेकिन जो क्रॉनिक टेंडेंसी केसेस है उनमें इसका कोई अवदान नहीं है। लोगों को यह बात समझ में आनी चाहिए। जब तक लोग इसका समझ में नहीं आएगा, लोग ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। और वो केसेस जब हमारे पास आता है किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास, उनका दिमाग खराब हो जाता है। पेशेंट बेचारे बोलते हैं कि अब तो होम्योपैथिक में भी नहीं होता, चलो राम नाम सत्य है। लेकिन इसके ऑपोजिट होम्योपैथी का डायग्नोसिस मैं आपको बताता हूं। हम डिजीज के जो वायरस, बैक्टीरिया बॉडी में कहां पर खराबी है, डायरेक्टली उन पे नजर नहीं रखते। हम नजर रखते हैं कि बॉडी का साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, अंदरूनी तौर से उसको प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई, क्या क्या उसके जो लक्षण है, लक्षण भित्तिक जो चिकित्सा है हमारा होम्योपैथी, उसका अच्छा नतीजा ये होता है कि शुरुआती दौर में हम पता लगा सकते हैं कि इसको बीमारी क्या होने वाली है, क्या है, उसके अनुसार हम उसको चेक कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं हम उसको। अगर शुरुआती दौर में ही कोई भी कितनी खतरनाक कंडीशन क्यों हो, आप शुरुआती दौर में ही अगर होम्योपैथी का ट्रीटमेंट करें तो आप उससे बच सकते हैं। लेकिन लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। लोग नहीं जानते, लोगों के अंदर सचेतनता का अभाव है, लोग अवेयर नहीं है इसके ऊपर, इसीलिए वो तुरंत चले जाते हैं एलोपैथी। अरे इस भाई इससे क्या होगा, लाखों रुपए खर्चा करते हैं पर रिजल्ट है बिग जीरो। मैं आपसे ये सजेस्ट करना चाहता हूं कि कभी भी आपको कोई भी दिक्कत हो, शुरुआती दौर में होम्योपैथी का ट्रीटमेंट करिए। अगर नहीं होता बहुत दिनों तक, उसके बाद आप एलोपैथी में जाइए।
लेकिन लोग ठीक उसका ऑपोजिट करते हैं, ठीक उसका उल्टा करते हैं। पहले एलोपैथिक के पास चले जाते हैं, बड़े डॉक्टर हैं एलोपैथी के पास चले जाते हैं, फिर जब उनके हाथ कुछ नहीं आता फिर आगे आते हैं होम्योपैथी के पास। इसलिए मैं कहता हूं जिसका नहीं कोई अन्य गति वो चले होम्योपैथी। लेकिन होम्योपैथिक में जब आते हैं तो उनका सारा का सारा खेल खत्म हो जाता है। तो अंत में मैं आपसे यही बोलना चाहता हूं कि दोनों के जो ट्रीटमेंट डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में डिफरेंस है। एलोपैथिक सिर्फ एक्सटर्नल जो चीजें होती हैं, वायरस, बैक्टीरिया, ऑर्गन में क्या डैमेज है, क्या खराबी है, कब हो रहा है, ये डायग्नोसिस के नाम पर बस जो आगे बढ़ चुका है बीमारी उसको देखते हैं। अंदरूनी तौर से अगर किसी को फीलिंग हो रही है, भले वो कितनी भी खराब कंडीशन में हो, अगर उनके लैब में टेस्टेड नहीं है तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, बोल देते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। मेरे पास भी और एक केस आया था हेपाटाइटिस के रिलेटेड, उनको भी बोल दिया गया कि आप ऑटो इम्यून डिजीज से शिकार रहे हैं। वो पेशेंट जब हमारे पास आए बोले कि सर हमको तो डॉक्टर ने कहा कि ऑटो इम्यून डिजीज है आपको। ये ऑटो इम्यून डिजीज क्या है? हाँ, मजे की बात है जब एलोपैथिक डॉक्टर्स को कोई समझ में नहीं आता उसका कारण, वो लोग ढूंढते रहते हैं कि अरे भाई क्या वायरस है, क्या बैक्टीरिया है, क्या खराबी है, ऑर्गन डैमेज हुआ है क्या, अल्ट्रासाउंड करो, ये करो, वो करो, एमआरआई करो, एक्सरे करो। अंत में जब कुछ भी नहीं निकलता तो उनके समझ में कुछ नहीं आता, बोल देते हैं कि आप ऑटो इम्यून डिजीज से शिकार है, ऑटो इम्यून डिजीज है आपको, ये बोलकर लोगों को डराते हैं। यही हो रहा है, चाहे वो सोराइसिस का केस बोल लीजिए या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, चाहे ऐसे बहुत सारे केसेस हैं ऑटो इम्यून डिजीज के लिस्ट में डाल देते हैं, क्योंकि उसका पॉजिटिव फैक्टर क्या है वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। यह है उनका डायग्नोसिस। लेकिन होम्योपैथिक में हम जानते हैं वो बीमारी क्यों होती है, उसका जो उद्गम कहां से है, उसका स्टार्टिंग कंडीशन क्या है, किससे हो रहा है, क्या साइन एंड सिम्टम्स है, उसके बेसिस पर हम लोग मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। लोगों को ये बात समझना चाहिए, जरूरी है, बहुत जरूरी है, तभी जाकर आप प्रॉपरली होम्योपैथी का ट्रीटमेंट कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको फाइनली ये सजेस्ट करूंगा कि कभी भी आपको कोई भी बीमारी हो, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए, सलाह लीजिए। एक डॉक्टर ना कर सके दूसरे डॉक्टर के पास जाइए, 2-3 डॉक्टर को दिखाइए, हिम्मत मत हारिए। तुरंत किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाकर अपना पैसा बर्बाद करने का और बीमारी को खतरनाक मोड़ पर ले जाने का कोई मतलब हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। इससे बीमारी खत्म नहीं होगी और भी बढ़ जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि जो चीजें मैं बोल रहा हूं सबके लिए महत्वपूर्ण है। और ये चीजें जितनी लोगों के पास जाएगी, अवेयरनेस उतना ही फैलेगी लोगों के सामने, और आगे जाकर होम्योपैथी का नाम रोशन होगा। पूरे दुनिया भर में इसको फैलाना हमारा मकसद है। नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं और एक बेहतरीन वीडियो में। देखते रहिए वीडियोस को शुरुआत से लेकर अंत तक। धन्यवाद, नमस्कार।